गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। हमारे आसपास कौन सी वस्तु पदार्थ है, कौन सी वस्तु पदार्थ नहीं है, इन सब के बारे में जानने के लिए ही हम इस पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे आसपास कौन सी वस्तु पदार्थ है और कौन सी वस्तु पदार्थ नहीं है, इसके जानने के लिए यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है। इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या करना है, आपको एक टब लेना है, ठीक है, प्लास्टिक का एक टब लेना है और इसको पानी से आधे से अधिक भर देना है। जैसे कि मान लेते हैं पानी से इसको भर देना है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे पानी इतना में क्यों नहीं बना रही, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, टब लेना है, टब को आधे से अधिक पानी से भर देना है। उसके बाद इसमें एक बीकर डालना है। बीकर क्या होता है, वो कांच का बना हुआ होता है। ये मान लो ये आपका बीकर है, ठीक है, ये कांच का बना हुआ रहेगा ऐसे गिलास टाइप से, और ये छोटा बड़ा दोनों होता है। तो अब इस बीकर को इसके ऊपर हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, टब में पानी भरते हैं आधे से अधिक, और इस टब में जो पानी रहता है उसी पानी के अंदर में हम लोग क्या डाल देते हैं, बीकर को डाल देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, या आप ये बताइए कि इस जो बीकर है उसके अंदर में पानी जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग पाएंगे कि यहाँ पे पानी जो है इस बीकर के अंदर में नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे पानी क्या होता है, नहीं जाता है। ये बीकर पूरा सूखा हुआ रहता है, गीला नहीं रहता है। अब क्या करेंगे, इसमें ना प्रकाश डालेंगे। लेज़र लाइट जानते हो आप लोग? हाँ, जानते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, लेज़र से यहाँ पे हम लोग प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। जैसे ही यहाँ पे हम लोग प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश क्या होता है, इस बीकर के अंदर में चला जाता है। अब आप लोग यहाँ पे बताइएगा कि यहाँ पे देखो, इस बीकर के अंदर में पानी जो है नहीं जा पाता है, लेकिन प्रकाश क्यों इसके अंदर में चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये देखते हैं कि इस बीकर के अंदर में पानी क्यों नहीं जा पाता है। यहाँ पे मैं ये बता दे रही हूँ, प्रकाश, ये इसमें से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। ये है आपका प्रकाश, किसका, लेजर का, ठीक। तो चलिए अब ये बताइए कि इस बीकर के अंदर में पानी क्यों नहीं जाता है। तो इसका आंसर ये है, क्योंकि यह बीकर जो है हवा से भरी हुई होती है। यह इस बीकर में क्या भरी हुई होती है, हवा भरी होती है। हवा भरी होने के कारण पानी इस बीकर के अंदर में नहीं जा पाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो हवा क्या है। अच्छा, हवा जो है कोई भी गैस है, गैस को हम लोग माप सकते हैं कि ये एक केजी का सिलेंडर है, 2 केजी, कितना सिलेंडर है, उसके भार को हम लोग माप सकते हैं, है ना। गैस को हम लोग माप सकते हैं। गैस में भार होता है और गैस जो है स्थान भी घेरती है, इसी कारण बैलून जो है फूल जाता है हम लोग जब उसमें गैस डालते हैं। तो गैस या फिर हवा क्या है, एक पदार्थ है। क्यों पदार्थ है हवा, क्योंकि हवा जो होती है उसका एक भार होता है और वो स्थान भी घेरती है। जैसे इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि इस बीकर में हवा भरी हुई होती है पहले से, इसी कारण यहाँ पे पानी जो है नहीं जा पाती है। इससे यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि हवा क्या घेरती है, स्थान घेरती है। साथ में हवा का एक भार होता है, मतलब उसको हम लोग वजन कर सकते हैं, है ना। और पानी क्या होता है, पानी को हम लोग तौल सकते हैं, है ना, उसका वेट निकाल सकते हैं ना, उसका भार कितना है। और साथ में पानी स्थान भी घेरती है, तो ये भी क्या हो गया, पदार्थ हो गया। अब आप लोग ये बताओ कि प्रकाश क्या है। क्या प्रकाश स्थान घेरती है? क्या प्रकाश को हम लोग तौल पाएंगे? नहीं ना। हाँ, तो ये क्या है, पदार्थ नहीं है। हाँ, पदार्थ ऊर्जा है, सॉरी, प्रकाश एक ऊर्जा है, लेकिन प्रकाश क्या है, पदार्थ नहीं है। उसको हम लोग ना तो तौल सकते हैं, मतलब ना तो उसका भार निकाल सकते हैं, ना तो उसका स्पेसिफिक भार होता है, और ना ही क्या होता है, वो जगह स्थान घेरता है। इसी कारण यहाँ पे हवा पहले से भरी रहती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जैसे ही प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश यहाँ पे चली जाती है, क्योंकि प्रकाश को जाने के लिए, प्रकाश को वहाँ पे रहने के लिए स्थान की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रकाश पदार्थ नहीं है, बल्कि वो एक क्या है, ऊर्जा है ना। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे समझ गए कि हवा क्या है, पदार्थ है, लेकिन प्रकाश पदार्थ नहीं है।
देखो यहाँ पे आप समझ जाओगे। आपने अनुभव किया होगा कि पानी से भरी बोतल खाली बोतल की अपेक्षा अधिक भारी होती है, ये सबको पता है ना। किसी वस्तु का भार उसमें द्रव्यमान के कारण होता है। लोहे की कील, कुर्सी, टेबल, भाप जिनका उल्लेख किया गया है स्थान घेरते हैं तथा उनमें द्रव्यमान होता है, जबकि प्रकाश, ढोलक की आवाज़, मुस्कान आदि में द्रव्यमान होता नहीं है, ना ही वे स्थान घेरते हैं। अब ढोलक की आवाज़ में तो कोई भार नहीं होता, ना ही वो स्थान घेरता है। मुस्कान, हंसी हो गया, रोना हो गया, खेलना हो गया, ये सभी तो पदार्थ नहीं है, क्योंकि ना तो वो स्थान घेरते हैं, वो तो हमारे भाव हैं। हंसी, मुस्कान ये सभी हमारे भाव हैं, ना तो वो स्थान घेरते हैं, ना ही उनमें कोई उसका कोई वजन होता है ना। तो ये सभी क्या है, पदार्थ नहीं है। इसका देखो वे ना ही स्थान घेरते हैं। इस कारण प्रकाश बीकर के अंदर जा सका। जो वस्तुएं स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान होता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। अंडरलाइन दिस वर्ड। जो वस्तुएं स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान होता है उन्हें क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। चूँकि ढोलक की आवाज़, मुस्कान, प्रकाश में यह गुण नहीं पाया जाता है, ना ही तो वो स्थान घेरते हैं और ना ही उनमें एक द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे देखो, अब आप बता सकते हैं कि हवा, पानी तथा प्रकाश में से कौन से पदार्थ हैं और कौन से नहीं हैं। आप आसानी से बता सकते हैं। जो वस्तु स्थान घेरती है और जिनमें भार हो वो क्या है, पदार्थ है। अब आप ये देखिए कि आपके आसपास में कौन कौन सी वस्तुएं हैं और कौन किस किस वस्तु को आप पदार्थ की श्रेणी में रख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पदार्थ क्या है और कौन कौन से पदार्थ नहीं है। प्रकाश हो गया, ढोलक की आवाज़ हो गया, मेरी आवाज़ हो गया, ये सभी क्या है, पदार्थ नहीं है, क्योंकि उनका ना तो कोई द्रव्यमान होता है और ना ही वो स्थान घेरते हैं। मुस्कान हो गया, हंसी, रोना धोना, ये सभी क्या है, पदार्थ नहीं है। पदार्थ वे वस्तु होंगी, वे चीज़ें होंगी जो स्थान घेरे। जैसे कि यहाँ पे बुक है, बुक को यहाँ पे मैं रखी हूँ, ये अपना स्थान इतना स्थान घेर रही है, तो ये क्या हो गया, पदार्थ हो गया। और साथ में अगर इसको वजन करूँगी, इसको तौलूँगी, तो इसका भार भी पता चल जाएगा, 1 kg है कि 2 kg है। इसी तरह से यहाँ पे मैं पेन रखी हूँ, यहाँ पे रख रही हूँ, मतलब ये स्थान घेर रही है, तो ये भी क्या हो गई, पदार्थ हो गई। साथ में इसको मैं तौलूँगी तो ये इसका वेट भी पता चल जाएगा कि इसका भार कितना है ना। तो इस तरह से पदार्थ क्या है, इसको आप आसानी से बता सकते हो। अब देखते हैं द्रव्यमान का संरक्षण। यहाँ पे लिखा है द्रव्यमान का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका अर्थ यह है कि द्रव्यमान क्या होगा, संरक्षित रहेगा। किसका द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है, उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। चलो इसको समझने के लिए एक क्रियाकलाप देखते हैं। यहाँ पे एक मोमबत्ती है, ठीक है, ये है आपकी मोमबत्ती। अब इसको मैं जला रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद जलना स्टार्ट होगा और जलते जलते ये क्या हो जाएगा। अगर मैं पूछूंगी, मैंने मोमबत्ती चालू किया, ठीक है, 5 मिनट तक वो जली, उसके बाद क्या हो गई, समाप्त हो गई। अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि उसके बाद जलने के बाद मोमबत्ती का क्या हुआ, यहाँ पे जो धागे हैं, यहाँ पे जो मोमबत्ती बना हुआ है, जो मोम है, इसका क्या हुआ, तो आप लोग बोलोगे कि मोमबत्ती क्या है, समाप्त हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आप लोग बोल रहे हो कि मोमबत्ती समाप्त हो गई, ये क्या है, गलत आंसर है। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे मोमबत्ती जल रही है, जो एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मोमबत्ती जली है, यहाँ पे मोमबत्ती जली, लेकिन वह जलकर अपनी अवस्था में क्या की है, परिवर्तन की है। यहाँ पे वो अपनी अवस्था में परिवर्तन की है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। मतलब ये है, यहाँ पे मोमबत्ती जलने के बाद वह कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल वाष्प में क्या हो गई है, बदल गई है। यहाँ पे जो मोमबत्ती थी, पहले जो मोमबत्ती थी, वो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में जल वाष्प में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, ठीक है। मतलब मोमबत्ती जली है और जलने के बाद वह इसमें CO2 में और जल वाष्प में परिवर्तित हो गई है। इसका पता कब चला, इसका पता तब चला जब हमने क्या किया, मोमबत्ती को जलाने से पहले इसका वजन लिया। मतलब मोमबत्ती को अभी जलाए नहीं है, सबसे पहले इसको तौले, तो यहाँ पे उसका जितना भार था, ठीक है, अभिक्रिया के पहले वो उसका जितना भार था उसको देखें,
पहले अभिक्रिया के पहले भार, उसके बाद इसको जला दिए, मोमबत्ती को जला दिए। उसके बाद मोमबत्ती के जलने के बाद जब CO2 और यहाँ पे जो जल वाष्प निकला है उसको तौले हैं, उसका वेट निकाले हैं। तो यहाँ पे जो CO2 और जल वाष्प निकला है उसका भार, दोनों का भार क्या था, इक्वल था। मोमबत्ती को जलाने से पहले उसको हम लोग तौले तो वहाँ पे मोमबत्ती का जितना भार था वो, और मोमबत्ती के पूरी तरीके से जल जाने के बाद वहाँ पे जो जल वाष्प निकला था और CO2 निकला था, उस दोनों के भार को लिए तो हमने पाया कि मोमबत्ती का पहले भार और जलने के बाद इन दोनों का भार क्या था, इक्वल था। तो हमें ये पता चला कि मोमबत्ती जो है समाप्त नहीं होती है, मोमबत्ती क्या होती है, CO2 और जल वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। मतलब वो अपनी अवस्था में क्या कर देती है, परिवर्तन कर देती है। ठीक है, यहाँ पे है मोमबत्ती आपका अभिकारक और CO2 जल वाष्प क्या है, उत्पाद। आप लोग ये जानते हो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ये एक अभिक्रिया है ना, ये एक अभिक्रिया है। अभिक्रिया में भाग कौन ले रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएंगे, अभिकारक। ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक। अब अभिक्रिया हो गई, कार्बन और ऑक्सीजन मिल गए, उसके बाद बना है आपका CO2, तो ये क्या कहलाएगा, आपका उत्पाद। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो क्या कहलाता है, अभिकारक। अभिक्रिया होने के बाद जो प्रोडक्ट जो बनता है हमारा उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसे कहेंगे अभिकारक, और जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, उत्पाद। उसी तरह से यहाँ पे हमारा मोमबत्ती क्या हो गया, अभिकारक, और अभिक्रिया जब हो गई तो यहाँ पे क्या बना, CO2 जलवाष्प, ये क्या है, उत्पाद। तो अभिकारक का भार मतलब मोमबत्ती का भार, और जो उत्पाद बना है हमारा CO2 और जल वाष्प का भार क्या था, समान था। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। ना तो यहाँ पे मोमबत्ती के भार में कोई परिवर्तन आया अभिक्रिया हो जाने के बाद, जलने के बाद, ना ही यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने के बाद CO2 के भार में परिवर्तन आया। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु कहीं भी अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया हो जाने के बाद भी उस वस्तु का भार उतना ही रहता है, भले उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक क्रिया है जिसमें मोम के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी भाग लेती है और क्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनकी पहचान पूर्व में नहीं की जा सकी थी। पूर्व मतलब पहले, जब सभी अभिकारक का कुल द्रव्यमान ज्ञात किया गया। ठीक है, अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, अभिकारक का कुल द्रव्यमान ज्ञात किया गया, तब वह उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर पाया गया। इससे पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं, वे नष्ट नहीं होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। ठीक, तो द्रव्यमान संरक्षण को एक और नियम के द्वारा मतलब एक और क्रियाकलाप के द्वारा अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, इंजेक्शन की खाली शीशी, साफ शीशी 10 ml गर्म दूध डालकर उसका ढक्कन लगा देना है। ठीक है, एक शीशी लेना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, इस क्रियाकलाप में एक शीशी लेना है जिसमें क्या डालना है आपको, गर्म दूध डालना है। ठीक है, कितना, 10 ml। 10 ml उसमें निशान रहता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो 10 ml इसमें क्या डालना है, दूध डालना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसके ढक्कन को बंद कर देना है। उसके बाद क्या करना है, जो इंजेक्शन रहता है ना उसको यहाँ पे फिट कर देना है। ठीक, और उसका नाप ले लेना है, मतलब उसका वेट, उसका भार कितना है, उन दोनों को पता करना है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिया, एक शीशी लिया जिसमें 10 ml गर्म दूध को डाला। उसके बाद क्या किया, एक सुई सिरिंज को लिया, इंजेक्शन को लिया, और इसमें नींबू का रस डाले हैं। कितना नींबू का रस डाले हैं, 2 ml। ठीक है, इसके अंदर में 2 ml नींबू का रस है। अभी इसको पिस्टन को दबाए नहीं है, मतलब नींबू का रस इस इंजेक्शन के अंदर है और गर्म दूध इस शीशी में है। अब यहाँ पे जो सिस्टम है इसका भार को देखते हैं। ठीक है, इसको तौल लेते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे जो जो चीज़ है, यहाँ पे इंजेक्शन है और गर्म दूध है, यहाँ पे नींबू का रस है। अब इस उपकरण को ऐसे ही ले जा करके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा वहाँ उसमें रखते हैं और इसका भार देखते हैं कि इसका भार कितना है। उसके बाद क्या करते हैं, अब उसके बाद इस इंजेक्शन को दबाते हैं। जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे जो नींबू का रस है कहाँ आ जाएगा, इस गर्म दूध के अंदर में। ठीक है, गर्म दूध में नींबू का रस जैसे ही आता है तो उसके कुछ समय बाद इसको फिर से क्या करते हैं, इस सिस्टम को फिर से ले जाते हैं मशीन के में और वहाँ पे उसको नापते हैं कि इसका अब भार कितना हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जैसे ही इस इंजेक्शन को दबाते हैं तो नींबू का रस यहाँ पे गर्म दूध के ऊपर में जैसे ही आता है तो यहाँ पे अभिक्रिया होती है ना। तो अभिक्रिया के पहले इस उपकरण का भार कितना था, है ना। अभिक्रिया के पहले इस उपकरण का भार कितना था और अभिक्रिया के बाद उसको जा कर के हम लोग तौले हैं ना, तब उसका भार कितना था। इन दोनों को हम लोग देखते हैं, तब हमें ये पता चला कि अभिक्रिया के पहले इसका भार कितना था। मान लेते हैं 500 ग्राम था। ठीक है, और अभिक्रिया जब हो जाती है, मतलब नींबू का रस इसमें डाल देते हैं, तब यहाँ पे अभिक्रिया होगी। ठीक है, यहाँ पे अभिक्रिया होगी और ये दूध जो है दही में बदल जाएगा। तो इस अभिक्रिया के होने के बाद इसको हम लोग जा कर के तौलते हैं तो पता चलता है कि इसका भार भी क्या है, 500 ग्राम है। मतलब यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान संरक्षित है ना। यहाँ पे देखो, क्या प्रयोग के पहले तथा बाद में उपकरण के वजन में कोई परिवर्तन हुआ। यहाँ पे जब अभिक्रिया के पहले उपकरण को हम लोग नापे थे तब उसका भार कितना था, 500 kg था। और जब अभिक्रिया हो जाती है, नींबू का रस को इसमें डाल देते हैं तब अभिक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद हम लोग मापते हैं तब भी उसका भार कितना था, 500 kg था। इसका मतलब ये है, प्रयोग के पहले और प्रयोग के बाद उपकरण के वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रयोग से सही निष्कर्ष तभी प्राप्त होगा जब मापन के लिए गए उपकरण द्वारा शुद्धतापूर्वक मापन किया जाए। यहाँ पे जब हम लोग तौलते हैं ना, तो तौलने के लिए जो उपकरण हम लोग ले रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीन में तौल रहे हैं या फिर जो तराजू होता है उसमें तौल रहे हों, तो वो क्या है, सही वो ठीक ठाक होना चाहिए। अगर ठीक ठाक होगा तभी तो सही मान मिलेगा, है ना। तो वो उसी को बोला गया है यहाँ पे, जो उपकरण आप लोग तौलने के लिए ले रहे हो वो क्या होना चाहिए, सही मान को उसके द्वारा सही मान को बताया जाना चाहिए। ठीक, अब इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखा द्रव्यमान का संरक्षण को। अब इसके नियम क्या है, क्रियाकलाप को तो हमने देखा है, पर इसका नियम होता क्या है इसके बारे में अब देखना है ना। तो यहाँ पे देखो, क्रियाकलाप के द्वारा ये तो समझ में आ गया कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या कहता है। यह है नियम, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। इसे पदार्थ की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इस नियम को लवॉजिये ने प्रतिपादित किया था। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे कि मोमबत्ती को हम लोग जलाएं तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान मतलब भार को, ठीक है, भार मतलब उसका वेट, उसका वजन कितना है। तो किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मोमबत्ती को हम लोग जलाएं तो मोमबत्ती जब पूरी तरीके से जल गई तो वो किस में बदल गई, CO2 में बदल गई और जल वाष्प में बदल गई, तो है ना। तो यहाँ पे मोमबत्ती का जो भार है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसा पहले मोमबत्ती का जितना भार था, मोमबत्ती के जलने के बाद CO2 और जल वाष्प का भार उतना ही था, बस वो अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है। तो यहाँ पे इसी को बताया जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, वो वैसी का वैसी रहेगी। जैसे कि एक और उदाहरण से मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। यहाँ पे A और B है, कुछ तत्व हैं। यहाँ पे A एक तत्व है और B एक तत्व है, ये दोनों मिल करके यहाँ पे C बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, अभिकारक, और ये क्या हो जाएगा, जो बन रहा है हमारा उत्पाद, है ना।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब ए और बी को तौलते हैं तो यहाँ पे ये 2 kg होता है। उसके बाद जब अभिक्रिया हो जाती है ए बी मिल करके जब सी बना लेते हैं तो सी को तौलते हैं तो ये भी क्या होता है 2 kg होता है। तो यहाँ पे ए और बी के द्रव्यमान में मतलब अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान मतलब उसका भार से सीधा संबंध है ना। अभिकारक का भार और उत्पाद का भार क्या है, दोनों बराबर है। ये है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो इस नियम को आप लोग नोट कीजिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा ना। अब हम लोग आगे देखेंगे हमारे चारों ओर के पदार्थ, मैटर अराउंड अस। ठीक है, क्या आपने कभी रेत में चुंबक घुमाकर देखा है? ऐसा करने पर रेत में जो लोहे के कण होते हैं वे रेत से अलग होकर कहाँ पे आ जाते हैं, चुंबक में आकर के चिपक जाते हैं। इसी तरह बर्तन में रखा हुआ पानी जब उड़ जाता है, मतलब जब बर्तन में पानी रखते हैं और उसको गर्म करते हैं तब बर्तन में जो पानी था वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है और सफ़ेद रंग के कण बर्तन में दिखाई देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास पाई जाने वाली अधिकतर वस्तुएं एक से अधिक पदार्थ का मिश्रण है जिन्हें हम अलग कर सकते हैं, है ना। किसी भी चीज़ को, जैसे कि मैं यहाँ पे रेत में क्या डाल रही हूँ, शक्कर डाल रही हूँ या फिर रेत में मैं कंकड़ डाल रही हूँ छोटे छोटा, तो यहाँ पे ऐसा है कि मैं रेत को अलग कर सकती हूँ, कंकड़ को अलग कर सकती हूँ। हमारे आसपास बहुत सी वस्तुएं होती हैं और वो वस्तुएं क्या होती हैं, एक दूसरे में मिली हुई होती हैं। अलग अलग वस्तुएं क्या होती हैं, मिली हुई होती हैं। मतलब पदार्थ हमें शुद्ध रूप में नहीं मिल पाता है, वो मिश्रण के रूप में रहता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब पदार्थ क्या होती है, अधिकतर वस्तुएं एक से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। अधिकतर वस्तुएं जो होती हैं अलग अलग पदार्थों से में मिली हुई रहती है, अलग अलग पदार्थ उसमें मिले हुए मिश्रण के रूप में रहते हैं। तो इन्हें हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे रेत से, मतलब रेत में क्या था, चुंबक था, तो चुंबक को अलग करना था तो हम लोग क्या किए, चुंबक को उस वहाँ पे लाए तो चुंबक में क्या हो गया, जो लोहे के कण थे वो चिपक गए और लोहे का कण अलग हो गया, किससे, रेत से। तो इसी तरह से बहुत से पदार्थ होते हैं, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ विधि के द्वारा पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। जो मिश्रण होते हैं उनमें पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। समुद्री जल भी जल तथा उसमें घुले हुए लवणों का मिश्रण है। समुद्र में जो पानी होता है उसको आप लोग टेस्ट कीजिएगा तो क्या लगता है, नमकीन लगता है। इसका मतलब ये है कि पानी में क्या घुले हुए हैं, नमक घुले हुए हैं। लवण का मतलब नमक से है ना, कि पानी में क्या घुले हैं, नमक। तो समुद्री जल में घुले हुए लवण मतलब सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ठीक है, NaCl है। को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है ना। NaCl को हम लोग वाष्पीकरण या फिर आसवन विधि द्वारा जल से पृथक कर सकते हैं। इसी प्रकार शीतल पेय, शक्कर, नमक तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जल में मिश्रण है जिसके अवयव को भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिश्रण, अलग अलग जो मिश्रण होते हैं उनको विभिन्न विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, हम लोग पृथक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अतः हम लोग कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं, मतलब मिश्रण में एक से अधिक अवयव होते हैं तथा जिन्हें हम सामान्य या फिर भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। जब हम मिश्रण को समझने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि मिश्रण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। मिश्रण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जिनको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक क्रियाकलाप को देखेंगे। इससे पहले यहाँ पे एक शब्द का यूज़ किया गया है, वाष्पीकरण या फिर आसवन। तो देखो, वाष्पीकरण क्या होता है, जब पानी मतलब कोई द्रव होता है उसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो जो द्रव होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में बदलता है, गैस में। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक टब में पानी है, अब टब को मैं गर्म करूँगी तो वहाँ पे जो पानी है वो किस में बदलेगा, पहले उबलना चालू होगा, थोड़े टाइम के बाद वो गैस में बदल जाएगा। तो ये कहलाएगा हमारा वाष्पीकरण। अब देखते हैं आसवन क्या है। जब कोई द्रव में ना कोई ठोस अशुद्धि होती है, जैसे कि समुद्र का पानी है, समुद्र का जो पानी रहता है
उसमें पानी के अलावा क्या होते हैं, पानी के अलावा NaCl होता है। पानी के अंदर जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीन लगता है ना, तो उसमें पानी के अलावा क्या होते हैं, NaCl होते हैं। मान लेते हैं NaCl एक अशुद्धि है, ठोस अशुद्धि है। जब पानी से NaCl को अलग करना है तब हम लोग क्या करेंगे, तब यहाँ पे इसको गर्म करेंगे, इस पानी को गर्म करेंगे। जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से पानी निकल जाएगा, गैस बन के तो उड़ जाएगा, और यहाँ पे जो NaCl है, जो नमक है, वो कण के रूप में यहाँ पे बचेंगे। तो ये कहलाता है हमारा आशवन। जब किसी द्रव में कोई ठोस अशुद्धि होती है, जब उसको निकालने के लिए हम लोग आसवन विधि का उपयोग करते हैं। आसवन विधि में होता क्या है, जो अशुद्धि होती है या फिर जो ठोस कण होते हैं वो तो नीचे बैठ जाते हैं, और जो द्रव होता है वो क्या है, गैस बन के उड़ जाता है। तो यहाँ पे देखो, समुद्र जल में घुले हुए लवण सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण मतलब पानी को गर्म करेंगे तो गैस उड़ जाएगा। और आसवन भी वही है, जब हम लोग उस पानी को गर्म करेंगे, समुद्र के जल को गर्म करेंगे, तो पानी जो है गैस बन करके निकल जाएगा, और जो उसमें NaCl के जो कण है वो नीचे में बैठ जाएंगे। मतलब एक तरीके से देखें तो वाष्पीकरण आसवन क्या है, सेम है ना। अब हम लोग देखते हैं मिश्रण क्या है, मिश्रण के प्रकार। तो यहाँ पे मिश्रण के प्रकार को समझने के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ क्रियाकलाप करेंगे, जिसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग 4 बीकर लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसका नाम हम लोग A, B, C और D रखे हैं। इस बीकर में ना कितना 100 ml पानी भर लिए हैं। जो बीकर रहता है ना, उसके साइड में लिखा रहता है ये 10 ml, यहाँ पे चिन्ह लगा रहता है, मतलब यहाँ पे लिखा रहेगा 10, यहाँ पे लिखा रहेगा 20, यहाँ पे 30, ऐसे करके चिन्ह बना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग 100 ml पानी को भर लिए हैं सभी बीकरों में। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच इसमें नमक डाल दिए। उसके बाद इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दिए, और इस बीकर में जो C बीकर है उसमें 1 चम्मच चाक का पाउडर डाल दिए, चाक का पाउडर, और D में 1 चम्मच तेल को डाल दिए हैं। अब इसको कांच की छड़, किसी भी छड़ की सहायता से अब इसको मस्त से हिलाते हैं, मतलब इसको घोलते हैं अच्छी तरीके से। इसको भी वैसे इन सभी बीकरों को ऐसे अच्छी तरीके से घोलते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो नमक डाले हैं वो पानी में अच्छी तरह से घुल जाए, शक्कर है जो इस पानी में अच्छे से घुल जाए, और जो चाक का पाउडर है इस पानी में अच्छे से घुल जाए, और जो तेल हम लोग डाले हैं वो भी अच्छे से घुल जाए। उसके बाद कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं, तब ये पाते हैं कि यहाँ पे जो बीकर A है और जो बीकर B है, इसमें जो हम लोग अवयव डाले हैं ना, यहाँ पे जो नमक डाले हैं और यहाँ पे जो शक्कर डाले हैं, वो तो आपस में पूरी तरीके से, ये वाला पूरी तरीके से नमक पानी में अच्छे से घुल जाता है, शक्कर भी पानी में एकदम अच्छे से घुल जाता है। तो ये हो गया आपका समागी मिश्रण। समागी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें अवयव पूरी तरीके से क्या होते हैं, घुले हुए रहते हैं, या फिर समागी मिश्रण वे मिश्रण होता है जिसमें अवयव पूरी तरीके से वितरित रहते हैं, या फिर समान रूप से वितरित रहते हैं। यहाँ पे देखिएगा अवयव क्या है, जैसे कि मैं बोलूँ H2O है, H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अवयव हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पे रेत है मेरे पास, एक कटोरी है, उसमें क्या है, रेत है ना। अब इस रेत में मैं छोटे छोटे और कंकड़ मिला दी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रेत और कंकड़ का मिश्रण है आपके पास। तो यहाँ पे अवयव कौन कौन हो गए, यहाँ पे रेत और कंकड़ मिश्रण के क्या है, अवयव हैं। यहाँ पे पानी में हम लोग नमक को डाल रहे हैं तो नमक क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा। पानी में हम लोग शक्कर डाल रहे हैं तो शक्कर क्या हो जाएगा, अवयव। पानी में चाक डाल रहा है तो वो क्या हो गया, चाक जो है अवयव हो जाएगा। तो समागी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिसमें अवयव पूरी तरीके से या फिर समान रूप से वितरित रहते हैं। नमक पानी में एकदम अच्छे से घुला हुआ रहता है, मतलब नमक जो है, मतलब जो नमक अवयव है वह पानी में समान रूप से क्या है, वितरित है। वितरित का मतलब यहाँ पे घुले हुए से ही है। जो यहाँ पे शक्कर का अवयव है वो पानी में समान रूप से वितरित है, मतलब वो पूरी तरीके से घुला हुआ है। ये है समागी मिश्रण का परिभाषा। ऐसा मिश्रण जिसके अवयव पूरी तरीके से एक सार या फिर समान रूप से दिखाई देते हैं, है ना। आप पानी में नमक को घोलोगे तो कुछ समय के बाद देखना नमक अलग और पानी अलग नहीं दिखाई देगा,
ठीक है, वो उसमें अच्छे से घुला हुआ रहेगा। इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिसके अवयव पूरी तरीके से समान रूप से वितरित दिखाई दे रहे हों, वो क्या कहलाएंगे? आपके समांगी मिश्रण। ठीक है, उसके बाद क्या है, बीकर सी और डी में हम लोग चाक का पाउडर और तेल डाले हैं, है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको घोलते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं कि चाक का पाउडर पानी में पूरी तरीके से घुला हुआ नहीं होता है, ना ही तेल पानी में पूरी तरीके से घुला हुआ होता है। तो ऐसे अवयव ऐसा मिश्रण जिसके अवयव पूरी तरीके से घुले हुए नहीं होते हैं, या फिर ये लिखना, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, क्या कहलाएंगे? विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव पूरी तरीके से वितरित नहीं होते हैं या फिर समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, क्या कहलाएंगे? विषमांगी मिश्रण। यहाँ पे परिभाषा आपको अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पे जो ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी पदार्थ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं अर्थात समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, विषमांगी, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, पानी में चाक को डाला तो चाक जो है पूरी तरीके से घुला हुआ नहीं रहता है, मतलब नीचे में हमें चाक के कुछ पाउडर दिखाई देंगे नीचे में, है ना। तो ये क्या है, पानी अलग दिखाई दे रहा है, चाक का पाउडर नीचे में दिखाई दे रहा है, तो हमें दो समान रूप से वो घुला हुआ नहीं है, पूरी तरीके से घुला हुआ नहीं है, तो ये कहलाएगा हमारा विषमांगी मिश्रण। यहाँ पर भी तेल को हम लोग पानी में डालेंगे तो वो पूरी तरीके से घुला हुआ नहीं रहता है, यहाँ पे तेल के जो ऑयल होते हैं वो यहाँ पे रखा हुआ दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा विषमांगी मिश्रण, जिसमें हमें पूरी तरीके से जो अवयव होते हैं पूरी तरीके से घुले हुए दिखाई नहीं देते हैं। या फिर यूँ कहें, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी पदार्थ अलग अलग दिखाई देते हैं। पानी में चाक को डालते हैं तो पानी अलग और चाक का पाउडर अलग दिखाई देता है नीचे बैठा हुआ। पानी में जब हम लोग तेल को डालते हैं तो तेल ऊपर की तरफ और पानी नीचे की तरफ बैठा हुआ दिखाई देता है, अवयव जो है अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका विषमांगी मिश्रण। यहाँ पे परिभाषा लिखिएगा, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव पूरी तरीके से एक साथ या फिर समान रूप से वितरित दिखाई देते हैं, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। या फिर ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव पूरी तरीके से घुले हुए हों, क्या कहलाएंगे? समांगी मिश्रण, ऐसा भी लिख सकते हो। और दूसरा है विषमांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव पूरी तरीके से घुले हुए नहीं होते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पेज नंबर 20 में दिया है, आप लोग देख लीजिएगा विषमांगी मिश्रण समांगी मिश्रण क्या है, क्योंकि असाइनमेंट में आप लोग को ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आगे देखते हैं। अच्छा, आप लोग का असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया है विलयन क्या है, यह मिलेगा आपको पेज नंबर 22 में। पेज नंबर 22 में दिया है विलयन क्या है और विलयन के भागों के नाम। यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, आपको दिया गया है, उसके बाद दिया गया है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। तो यहाँ पे विलयन के प्रकार वाला जो टॉपिक है पेज नंबर 23 में आपको आसानी से मिल जाएगा। संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है और अति संतृप्त विलयन क्या है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है निलंबन क्या है और कोलाइड क्या है ना, ये भी क्वेश्चन है। तो निलंबन और कोलाइड को मैं कल अच्छे से बता दूंगी, उसको आप लोग लिख लीजिएगा।